जैसा कि हम लोग अगर पिछले पेपर का एनालिसिस करें प्रीवियस ईयर का, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि लास्ट के 6 महीने से बिहार दरोगा एग्जाम में लगातार 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कभी कभार ये क्वेश्चन 30 भी हो जा रहा है। तो अगर हम लास्ट के 6 महीने को टारगेट करें अच्छे से, तो मेरा जो 20 से 25 जो क्वेश्चन जो आ रहा है हर एक साल, वो सही हो जाएगा। तो उसी स्ट्रेटजी के साथ में हम आज क्लासेस को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए, आज का जो सेशन है वो जुलाई 2025 से है। कितना? जुलाई 2025 से जो सेशन है, इसमें हम देखने जा रहे हैं बेहतरीन शानदार तरीके से बिहार का भी करंट अफेयर, नेशनल का भी करंट अफेयर, और साथ ही साथ साइंस एंड एनवायरमेंट, जितने भी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जिस तरीके से जो एक डेवलप किया जाता है, उसी माध्यम से हम आज का भी क्वेश्चन पेपर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम देखने जा रहे हैं जुलाई 2025 सारे क्वेश्चन पेपर, सारे शानदार तरीके से करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। राइट, तो चलिए बिना ज़्यादा बात कंटिन्यू करते हुए वीडियो क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा नाम है गुड्डू और आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम वेलवेट। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आज के लेक्चर के बारे में अब बढ़िया से। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि आज की जो करंट अफेयर जो है, इसमें हम देखेंगे कि बिहार विशेष में, कि अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी चीज़ें बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या क्या है तो आराम से समझते हैं इन सब चीज़ों को। जस्ट एक थोड़ा समय दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा, जो बिहार कैबिनेट है उसके द्वारा कुछ कुछ स्टेप लिया गया है। स्टेप क्या क्या है तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि बिहार सरकार ने जो चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा योजना स्टार्ट किया था जुलाई महीने में। कौन सा? चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, इसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप आधारित सहायता योजना प्रदान किया गया था। अगर इंटर्नशिप के आधार पे युवाओं को सहायता योजना प्रदान किया गया था, जो कि मासिक रूप से था, मंथली बेसिस पे उनको स्टिपेंड दिया जाता था। जैसे कि अगर आप ट्वेल्थ पास हैं, अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो आपको 4,000 मिलेगा। अगर आप IIT या डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 5,000 रुपये, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 6,000 दिया जाएगा। ध्यान रहे, ये जो अमाउंट जो था वो, अगर आप कहीं पे अपना स्किल सीखते हैं, जो गवर्नमेंट के जो स्कीम है वहाँ पे जाकर अगर आप ये अगर सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, तब आपको ये पेमेंट दिया जाता था महीने महीने का। ओके, तो आपका एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा योजना का मतलब क्या है, इसमें कितना अमाउंट दिया जाता था। तो आप एकदम ध्यान से, जैसे कि ट्वेल्थ पास के लिए कितना अमाउंट था, 12वीं पास के लिए, अगर ITI डिप्लोमा के लिए कितना अमाउंट था, तो यहाँ पर आपके 5,000 रुपये, ग्रेजुएट के लिए कितना अमाउंट यहाँ पे रखा गया था, तो वो था 6,000 रुपये। राइट, तो इस तरीके से आपका पहला जो करंट अफेयर जो था जुलाई महीने का, ये यहाँ से समाप्त होता है, ये बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें तो सबसे पहले हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना चालू हुआ था। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना चालू हुआ था और इसके बारे में काफ़ी हेडलाइंस बन रहा था। ठीक है, इसके लिए काफ़ी हेडलाइंस बन रहा था। अब जब हेडलाइंस बन रहा था, हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि इसे जाने समझे अच्छे से। तो इसमें क्या था कि कोई भी जो 10 वर्षों से कलाकार क्षेत्र में सक्रिय रहा है, यानी अगर आप आर्टिस्ट की में एक्टिव आप रोल प्ले कर रहे हैं लगभग कम से कम 10 वर्ष तक, तो आपको मंथली पेंशन मिलेगा। मंथली पेंशन कितना मिलेगा? 3,000 रुपये का। ठीक है, इसी के साथ साथ में कुछ महिला सशक्तिकरण में भी सुधार किया गया था, वुमन एम्पावरमेंट में भी रिफॉर्म्स किया गया था। वो रिफॉर्म्स किया है, साथ ही साथ हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किया गया था बिहार फैक्ट्री रूल्स में। 1950 का जो बिहार फैक्ट्री रूल्स जो है 1950 वाला, उसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर में, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये जो है 10 वर्षों से जो कला क्षेत्र में जो सक्रिय कलाकार है उसके लिए कितना मंथली पेंशन था, तो इसके बारे में चर्चा हुआ था 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए जो कलाकार को ये पेंशन ये हर एक महीने महीने मिलने जा रहा था, हर एक महीने महीने मिलेगा इस योजना के तहत। तो इसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिहार में आरक्षण डोमिसाइल नीति लागू किया गया है। आरक्षण डोमिसाइल पॉलिसी या नीति जो बोलते हैं ओ, तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों कि आप देखेंगे कि राज्य में विधायक जो नौकरी जो है उसको आरक्षण बढ़ा के 35% कर दिया गया है। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसमें जो महिलाएं जो है उसकी आरक्षण की लिमिट जो कर दिया 35% कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट, ये जो चीज़ जो है केवल बिहार मूल महिलाएं हैं उस पर अप्लाई होता है।
ये 35% जो रिजर्वेशन जो है, ये डोमिसाइल पॉलिसी जो है वुमेंस के लिए, ये उसके लिए है जो बिहार के हैं, जो बिहार के हैं। ठीक है, आप लोगों का डिमांड था कि क्लासेस जो है बाइलिंगुअल हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने आज एक स्ट्रेटजी अपनाया हूँ कि ये क्लासेस में फुल टू बाइलिंगुअल कर दिया हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम से उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो इंग्लिश मीडियम से मेरे दोस्त देख रहे हैं उसको भी किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो। राइट, तो चलिए अब आप लोग का ये जो कंप्लेन जो था कि क्लासेस बाइलिंगुअल होनी चाहिए, तो उसकी कंप्लेन अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। राइट, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत शानदार तरीके से हम सारी चीज़ डिजाइन किया हूँ। पहले हम बिहार देखेंगे, फिर नेशनल देखेंगे, फिर इंटरनेशनल देखेंगे, फिर सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिर जो भी जो इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो, साथ ही बैंकिंग सेक्टर से भी क्वेश्चन दिखेंगे। तो यानी कि आपका कंप्लीट यहाँ पे एक कॉम्प्रहेंसिव वे में आपका करंट अफेयर रेडी करवाया जा रहा है। ये नहीं कि जस्ट कि हमें वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो बनानी है, नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होता है, बहुत सारे डेटा होता है जो हमें रीड करना होता है। वहाँ से जो कॉन्टेक्स्ट होता है, मेजर मेजर कॉन्टेक्स्ट होता है, हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और आप इस तरीके से चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटने वाला। जो आपका ये 25-30 क्वेश्चन, कभी 20 क्वेश्चन जो आ रहा है, ये आपका सॉलिड सॉलिड यहाँ से हो जाएगा। राइट, तो चलिए इसी क्रम हम बात करते हैं और थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि बुनियादी ढांचा एवं ऊर्जा विकास की तरफ क्या काम किया है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो एनर्जी डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्या क्या बात किया गया, क्या क्या विकास करने की बात की गई है बिहार सरकार द्वारा। सबसे पहले आपको देखने मिला कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम लॉन्च किया गया था, मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, इस योजना के तहत आपको देखने को मिलता है कि प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। कितना? 125 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक मंथ। राइट, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इससे लोगों के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डर जो था वो कम हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि 125 यूनिट अगर फ्री में मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो ये आपसे पूछ देगा कि मुफ्त बिजली योजना के तहत कितना यूनिट प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार द्वारा, तो ये 125 यूनिट होगा। राइट, साथ ही साथ हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 10,000 मेगावाट, यानी 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा की लक्ष्य भी रखा गया है। कितना? 10,000 मेगावाट सोलर पावर की लक्ष्य भी रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। राइट, साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि यहाँ पे पुनौरा जो धाम जो है, पुनौरा धाम डेवलपमेंट जो सीतामढ़ी में किया जाएगा, यानी पुनौरा धाम आपसे पूछ लिया जाए कि पुनौरा धाम कहाँ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा सीतामढ़ी के अंदर में। ठीक है, इसका भी डेवलपमेंट, पुनौरा धाम क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो जो इंडियन मैथोलॉजी जो है, हिंदू मैथोलॉजी है, उसके हिसाब से पुनौरा धाम वही जगह है जहाँ पे सीता माँ की जन्म हुआ था। ठीक है, जहाँ पे सीता माँ की जन्म हुआ था, तो उसी जगह को आप देखेंगे कि वहाँ पे अमित शाह, उसके बाद में सीएम नीतीश कुमार जी, ये सब वहाँ पर जाकर उद्घाटन किए थे। एक मंदिर बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की वहाँ पे चीज़ें चल रहा है, उसके लिए पुनौरा धाम डेवलपमेंट स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे सीधा पूछे तो आप ये सब चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि चुनाव प्रशासनिक सुधार के बारे में, कि चुनाव में क्या क्या सुधार हो सकता है, उसके बारे में चीज़ें क्या किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मतदान केंद्रों की युक्तिकरण, यानी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पोलिंग बूथ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन, यानी कि रेशनलाइजेशन मीन्स ये होता है कि कोई भी गलत तरीके से कि यहाँ पे कोई वोटिंग ना कर पाए। ठीक है, एक रेशनल वे में हमें काम करना है। अगर कोई भी गलत तरीके से यहाँ पे वोटिंग करने आ रहा है तो हमें उसको, उस जो लूप होल्स है उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। साथ ही जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी हम देखने जा रहे हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में कि ये जस्टिस विपुल एम पोली जो है, जस्टिस विपुल एम पंचोली, ठीक है, ये पटना के, जो पटना के हाई कोर्ट है उसका अभी चीफ जस्टिस है, यानी मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस विपुल एम पंचोली। तो इनका भी नियुक्ति हुआ, कब? तो जुलाई महीने में। तो इसीलिए हमारे लिए ये मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। क्या इग्नोर नहीं करेंगे? तो ये जो अपॉइंटमेंट जो हुआ है, ये जो अपॉइंटमेंट जो हुआ, जस्ट देखिए, ये जो अपॉइंटमेंट आपका हुआ है इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। ये जो है जस्टिस विपुल पंचोली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे संस्कृति और विरासत के सेक्टर में कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि सीताकुंड, सीताकुंड का मेला जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये मुंगेर में आपका देखने को मिलता है। ये कहाँ पे हुआ था, मुंगेर में। ये ठीक है, तो ये जो मेला जो था आपका, ये आपसे सीधा पूछ लेगा कि सीताकुंड का मेला कहाँ हुआ था, बता लोग आप। सीताकुंड का मेला कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका मुंगेर में, राइट। इसी तरीके से हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट चीज, चलिए, तो यहाँ से हमें यही पता चल गया कि शिमला कहाँ हुआ था, तो ये मुंगेर में आपका होता है। ठीक है, आपको सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और आपको बता देना है। बस इस तरीके से बिहार का जो करंट अफेयर जो था जुलाई महीने को वो समाप्त होता है। ठीक है, क्या बिहार का जो करंट अफेयर जो था जुलाई महीने की वो समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे नेशनल न्यूज, यानी जो राष्ट्रीय समाचार जो होता है उसके बारे में है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डिजाइन किया हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे एसडीजी इंडेक्स वाले हैं, साथ ही इंडिया का जो रैंक जो था, जो वैश्विक स्तर पे जो रैंक जो है 99 में स्थान मिला है, साथ ही फर्स्ट टाइम जो इंडिया जो है ये टॉप में शामिल हुआ है। अब इसके बारे में क्या बात है, तो सबसे बड़ा नेशनल न्यूज हमारे सामने यही देखने को मिलता है कि एसडीजी जो गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो देखने को मिलता है, जिसमें कि 70 गोल है, कितना 70 गोल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये 70 गोल में क्या क्या है, तो दोस्तों फर्स्ट टाइम इंडिया का रैंक जो है 99 है, कितना है 99, और ये पहली बार हमें देखने को मिलता है कि टॉप 100 कंट्री में इंडिया अभी आया है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से डेवलप करता रहे इंडिया, राइट। साथ ही साथ अब हम देखने जा रहे हैं नेशनल न्यूज में ही कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा विदेश यात्रा किया गया था और उनको वहाँ पे बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। तो अब वो सम्मान क्या क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा वन बाय वन डिटेल में बात करते हैं, समझने की बात करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बिहार दरोगा के स्पेशली कि बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री जो द्वारा यात्रा से संबंधित जो होता है और उनको कहीं सम्मान मिलता है तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत प्रोबेबल चांस होता है कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आए, और ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको सीधा नंबर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपको सीधा सीधा नंबर दे देता है। ठीक है, तो क्या है, तो घाना की तरफ से, जो घाना जो कंट्री है वहाँ से मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द स्टार का सम्मान मिला है, उनको अवार्ड मिला गया है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार। ये कौन सी कंट्री है, घाना। ठीक है, उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि नामीबिया जो जगह है, नामीबिया जो जगह है, जस्ट ऐसे नामीबिया जो जगह है वहाँ से आपको ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इंसियंट ऑफ वैल्यूबल सचिया मिराबिलिस का जो अवार्ड जो है इनको मिला है, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्सिया मिराबिलिस का जो अवार्ड जो है ये मोदी जी को मिला है, कहाँ से, नामीबिया से। इसी के साथ में देखेंगे कि ब्राज़ील से जो हमें देखने को मिलता है, ब्राज़ील से हमें मिलता है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सदर्न क्रॉस। क्या, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये जो है ब्राज़ील से मिला है। साथ ही साथ देखेंगे कि टोबागो से जो मिला है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स अवार्ड हमें मोदी जी को देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपका ये जो मोदी जी का विदेश में जो यात्राएं और उसके सम्मान से संबंधित जो आपका क्लोजिंग जो था जो जुलाई महीने मिला है वो ये है। आप फिर से इसे रिकॉल करेंगे, जैसे कि घाना से ऑर्डर ऑफ द स्टार, नामीबिया से ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्सिचिया मिराबिल्स, और ब्राज़ील से ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, और ट्रिनिडाद और टोबागो से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। और चलिए हम नेक्स्ट जो हमारे स्लाइड्स जो हैं उसमें हम बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो हुए हैं, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हुए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और इसे भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। किसके बीच में, इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो है ये बायलैटरल ट्रेड जो है उसको बूस्ट करने के लिए मिला है, किया गया है। इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है ये जो दोनों के बीच में जो संबंध जो है, यानी जो ट्रेड जो है उससे बैलेंस उसको बूस्ट करने के लिए किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्सपेक्ट बेनिफिट किया गया है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और एक्सपोर्ट में हमें एक्सपेक्ट किया गया है कि यहाँ पे हमें बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो ये अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो है बायलैटरल ट्रेड के बारे में, खास करके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, क्या बोल रहा हूँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
वहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में तो यहाँ से बैक टू बैक क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में, सिविल सर्विस का जो एग्जाम है वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोबल चांस है कि यहाँ भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऐड कर दे आपको। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। तो किसके बीच में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है अभी जुलाई महीने में? तो ये हुआ था इंडिया और यूके के बीच में। किसका? भारत और यूके के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। किसके लिए? तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं मोदी जी को हमारे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण क्या है? यानी कि जो हेल्थ का जो हेल्थ सर्वे जो होता है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या क्या है दोस्तों? इसका नाम जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। इसके हिसाब से जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है, जो कि 10 लाख प्लस आबादी पे, जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी जो है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार से जिसकी आबादी 10 लाख प्लस है, वो हमें देखने को मिलता है अहमदाबाद। क्या देखने को मिलता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ है तो वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ सुपर स्वच्छ लीग सिटी जो है वो है इंदौर और सूरत। क्या मैंने बोला कि सुपर स्वच्छ शहर जो है वो है इंदौर और सूरत। दोस्तों आपको सीधा सीधी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी आप ध्यान से देखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो भाई साहब आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से पूछ लेगा स्वच्छ लीग सिटी, यानी सुपर स्वच्छ लीग शहर कौन सा है? तो इंदौर और सूरत है। ठीक है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ था ये 2024-25 में हुआ है। आप देख सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, आज समझते हैं। तो यहाँ पे यूनेस्को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूनेस्को में जो इंडिया की जो इंपॉर्टेंट जो पैलेसेस है उसको एंट्री किया गया है, उसको एंटर मिला है, एंट्री किया गया, उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए यहाँ यूनेस्को से जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है वहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे मेरी जो कोशिश है कि जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबल चांस होता है, 99%, 95% चांस होता है, मैं उन सब चीज़ों को ऐड किया हूँ। क्योंकि करंट अफेयर तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों। आप जो वार्षिक जो आया है आप उठा के देख लीजिए, किसी का भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें ना 5,000 से ऊपर आपको पॉइंट मिलेगा। तो क्या 5,000 चीज़ हमारे लिए कंपलसरी है या हम उतना याद रख पाएंगे? नहीं ना। तो अब जो टेक्निक जो है आप मंथली वाइज अगर कवर अप करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, इधर उधर ज़्यादा भटकने की जरूरत है ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फुल तो आप मुझ पर रिलाई कर लीजिए, बट अभी आप ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए। क्या? ज़्यादा रिवीजन फोकस कीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे यूनेस्को 20 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मराठा सैन्य परिधि जो था 12 किले, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो 12th मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो था फोर्ट, उसे इंक्लूड किया गया है किसमें? यूनेस्को विश्व धरोहर में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, साथ ही साथ उसे रिकॉग्नाइज किया गया है किसके लिए? हिस्टोरिकल स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के हिसाब से। ठीक है, 12th मिलिट्री लैंडस्केप जो था मराठा का, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है किसके लिए? तो हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के हिसाब से उसे मान्यता मिला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करेगा तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस लिए से शामिल किया गया है। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप इतना परिश्रम कर ही रहे हैं तो आप ये बता दीजिए कि ये 12th जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे जगह का नाम। ठीक है, तो वो जो मराठा जो लैंडस्केप जो है, मैं कल की जो वीडियो जो है उसमें मैं उसे कवर करूँगा अच्छे से। लेकिन अभी तक आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये 12th मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है ये कितना आपको महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिलता है। आप कुछ साइड जो है मराठा से बाहर भी है, तमिलनाडु में भी है, तो उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मामले की, यानी इंटरनेशनल जो इवेंट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं और इसे भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा जो मेजर डेवलपमेंट जो देखने को हमें मिलता है दोस्तों, ठीक है, जो एक ज़बरदस्त डिप्लोमेसी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि रसिया जो था, रसिया पहाड़ कंपनी है, सॉरी, रसिया जो है फर्स्ट कंट्री बना है जिसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया किसको? तालिबान गवर्नमेंट को। क्या मैंने बोल रहा हूँ कि तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश रूस बना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल न्यूज ये बहुत बड़ी न्यूज हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो
जो रसिया जो बॉर्डर जो रशियन बॉर्डर जो है, पुराना वाला रशियन बॉर्डर, उसको टच करता था। ठीक है, और वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है, तालिबान की है। उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, तो रूस सबसे पहली बार रूस ने उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। ये सारे जो डेवलपमेंट जो आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है क्या, ये सारे डेवलपमेंट मिलता है हमें जुलाई महीने में। ठीक है, इसलिए हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है, साथ साथ रूस की राजधानी कहाँ है। आप लोग कमेंट कर बताइए, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो टारगेट क्या है कि 90% रिडक्ट करेगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 2040 तक। क्या बोला मैंने कि यूरोपियन यूनियन जो है उनका एक लक्ष्य है कि 2040 तक ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन जो है उसमें 90% कटौती करेगा। ठीक है, 90% कटौती करेगा। कौन बोल रहा है, यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं, आप लोग ये भी कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया का नेट जीरो का टारगेट कितना है, वो 2070 है दोस्तों। बहुत लंबा टारगेट ले लिया मोदी जी ने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ जो संयुक्त राष्ट्र में कुछ वैश्विक संगठन में हमें देखने को मिलता है कि संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। वो क्या क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यूएस जो है यानी अमेरिका जो है दूसरी बार यूनेस्को से हटने की घोषणा कर दिया गया है। ये कौन सी यूनेस्को के बारे में बात कर रहा हूँ, वह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। ठीक है, तो यूनेस्को से हटने से अमेरिका ने दूसरी बार घोषणा किया कि मैं यूनेस्को का पार्ट नहीं रहूंगा। ठीक है, उसका कारण उन्होंने बताया कि इसका रीजन जो है ओवर पोलिटिसाइजेशन है। क्या है, ओवर पोलिटिसाइजेशन जो है, ये उसका रीजन बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनेस्को और यूएन दोनों क्या डिफरेंस चीज़ है, हाँ दोनों डिफरेंस चीज़ है। यूएन का ही पार्ट जो है यूनेस्को होता है। डेट्स मीन्स ये नहीं कि यूएन से अमेरिका हट रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि अमेरिका जो है क्या यूएन से हटने की बात किया है, तो नहीं, यूनेस्को से बात किया गया है। सीधा सीधी आप ये सब चीज़ ना एकदम फैक्ट आपको सीधा सीधा नंबर दे देगा, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राइट, अगर देखेंगे कि इंटरनेशनल अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करने की जरूरत है। आज का रीजन जो है ओवर पोलिटिसाइजेशन बताया है। अमेरिका खुद सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है। आप देखेंगे कि अभी करंट में कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट जो था, उनके राष्ट्रपति जो था, उसको किडनैप कर लिया गया है और उससे ले गया है। अब बोल रहा है कि मैं अब वेनेजुएला से तेल निकालूंगा। ठीक है, और इससे जो वेनेजुएलियन जो वहाँ के जो लोग हैं उसको हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने जा रहे हैं। हम उसको अच्छा करेंगे, हम वहाँ पे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त पॉलिटिक्स करता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अपने आप को एज ए अब्बा दिखाना बहुत छोटी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए अमेरिका ऐसा गेम खेलता रहता है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे उसके बारे में, कुछ कॉपरेशन भी आ सकता है। जस्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अब हम वैश्विक सुरक्षा के बारे में। वैश्विक सुरक्षा में, वैश्विक सुरक्षा का मतलब दोस्तों ये होता है आपका जो वर्ल्ड सिक्योरिटी का जो कंटेंट होता है, वर्ल्ड सिक्योरिटी में हमें क्या देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्वाड जो था, क्वाड जो लॉन्च किया है, पहला अपना सी ऑब्जर्वर मिशन किया है। क्वाड देशों द्वारा पहला जो सी ऑब्जर्वर जो मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका फोकस जो है, फोकस करता है कहाँ पे, मेरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन पर ये फोकस करेगा। तो नाम से ही स्पष्ट है कि अगर ये सी को ऑब्जर्व करने का मिशन है तो ये कहाँ पे फोकस करेगा, तो मेरीटाइम सिक्योरिटी और उसके कॉपरेशन। मेरीटाइम सिक्योरिटी में क्या होता है दोस्तों, देखेंगे कि अभी रेड सी में अगर आप मई जून का खबर देखेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि रेड सी में बहुत सारा टसल चल रहा था, बहुत सारा इशू चल रहा था। ठीक है, हौदी रेवल्स जो था वो लोग जो भी यहाँ से पोर्ट जा रहा था, जो भी जहाज जा रहा था उसको लूट लेता था। तो उसी में फोकस करेगा कि मेरीटाइम में किस तरीके से सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराया जाए और कैसे हम एक दूसरे जो नेशन जो है उससे कैसे हम अपने आप को कॉपरेट करें। इंडिया की तरफ से भी मिशन लॉन्च किया गया था, अमेरिका की तरफ से भी लॉन्च किया गया था, यूके की तरफ से भी मिशन लॉन्च किया गया था। कहाँ पे, गल्फ नेशन में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है हमें। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम बैंकिंग और कुछ अर्थव्यवस्था के ऊपर में, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है और इसी से आपका इकोनॉमी चलता है। ठीक है, तो मेरी अप्रोच आप देखेंगे ना कि मैं कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं रहा हूँ आपका। ठीक है, नहीं आपका कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं रहा हूँ जिससे कि आपको किसी तरह से नुकसान हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे राजस्व एवं संग्रह में, तो हमें देखने को मिलता है कि कितना राजस्व हमें मेरे पास आया है।
तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है कि जीएसटी कलेक्शन को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हम देखने को मिलता है, और मिलता है 22.8 लाख करोड़, यानी 22 लाख 0.8 लाख करोड़ रुपये, ठीक है। और ये दोस्तों जो है ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट जो है ये सबसे हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है हर एक साल का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। वो कितना है? 22.08 लाख करोड़, इतना है, ठीक है। ये सर्वाधिक है अभी तक, इसीलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगता है गवर्नमेंट हम लोग से बहुत ज़्यादा जीएसटी तो नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना इतना जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। ये अभी तक जो आप बोल रहे हैं 70-80 साल जो आज़ादी के बाद के इतिहास में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट किया गया है पिछले साल, ठीक है। तो ये हमें चीज़ देखने के लिए मिल जाता है। चलिए कोई नहीं, इससे अगर पैसा ज़्यादा आएंगे गवर्नमेंट के पास में तो गवर्नमेंट ज़्यादा विकास करेंगे, ज़्यादा अपने विकास में जो काम जो है वो काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकिंग पहल में क्या किया गया है यहाँ पे। तो बैंकिंग पहल में देखने को मिलता है कि एसबीआई जो है, एसबीआई लॉन्च किया है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, ठीक है। आपसे सीधा एग्जाम पूछ लिया जाएगा कि जो सोलर रूफटॉप जो प्रोग्राम जो है, यानी कि सोलर रूफटॉप प्रोग्राम किसने शुरू किया गया है, किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है दोस्तों, एसबीआई ने, ठीक है। इसका टारगेट क्या है कि 40 लाख होम्स पे 2027 तक इसको इनबिल्ट करना है। यानी सोलर रूफटॉप प्रोग्राम क्या होता है, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो आपका जो घर जो होता है, ठीक है, घर के ऊपर एक सोलर पैनल लगाया जाएगा और उससे इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाएगा। उसी इलेक्ट्रिक के थ्रू आपको भी इलेक्ट्रिक मिलेगा, आपके अगल बगल के लोग को भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसका टारगेट जो है ये 40 लाख घर पे लगाने की टारगेट है, ठीक है। ये कब तक? 2070। तो आपको सीधा सीधा इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग को अलर्ट होना है, आप लोग सतर्क रहने की जरूरत है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है आपका तो एक भी क्वेश्चन छूट पर ना पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ वित्तीय समावेशन के बारे में। तो वित्तीय समावेशन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो रीच किया है 67.0% हमें देखने को मिलता है। ये आरबीआई का इंडेक्स जो होता है इंक्लूजन का, इंक्लूजन मीन्स ये होता है कि ये इस तरीके से दिखाता है कि कितने लोग को आरबीआई द्वारा या बैंकिंग सेक्टर के द्वारा बेनिफिट हो रहा है, उनको इंक्लूजन किया जा रहा है, उनको चीज़ें किसको एक्सक्लूड तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आरबीआई वित्तीय समावेशन सूचकांक। आरबीआई वित्तीय समावेशन सूचकांक के आधार पे 67.0 पर पहुंचा है। साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि ये इंडिकेट क्या करता है कि ये इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करता है कि ये कितना एक्सेस हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज का, लोगों के बीच में कितना एक्सेस फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस मिला है, ठीक है। तो ये सुधार का संकेत करता है, राइट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में ये कुछ फैक्ट है और आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं ऊर्जा एवं ईंधन नीति के बारे में। क्या ऊर्जा एवं ईंधन नीति के बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, यानी एनर्जी एनर्जी हो गया ना, एनर्जी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया जो अचीव किया है 20% एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट जो है उसे शेड्यूल किया गया है। 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट शेड्यूल किया गया है, ठीक है। साथ साथ ये जो मेजर स्टेप जो है ये किसकी तरफ है? एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रीन फील्ड की तरफ ये मेजर स्टेप है, राइट। तो ऊर्जा सुरक्षा और हरित की दिशा में सबसे बड़ा कदम इसको माना जाता है, क्योंकि आरबीआई ने ये टारगेट जो है 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट को यहाँ पे शेड्यूल किया, इसे अचीव करने की प्रयास में लक्ष्य एक बनाया गया और उसे लक्ष्य को पहले प्राप्त भी किया है। क्या किया है? ये लक्ष्य बनाया ही नहीं गया, ये लक्ष्य को प्राप्त भी किया है भारत ने 20% एथनॉल ब्लेंडिंग के साथ में, ठीक है। जुलाई महीने की करंट अफेयर है, एथनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एथनॉल ब्लेंडिंग है क्या। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा गूगल करेंगे, अगर आपको पता ना हो तो आप लोग गूगल करेंगे, नहीं तो हम इस टाइप के टॉपिक जो है इस पर हम एक डेडिकेटेड लेक्चर लाएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब यहाँ पे साइंस टेक के सेक्टर में। तो साइंस सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर में देखेंगे तो निसार जो है, निसार यानी ये निसार जो मिशन जो है इसरो और नासा में मिलता है, जिस ज्वाइंट मिशन में हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों कि इसे शेड्यूल किया गया है, ठीक है। 30 जुलाई को इसे प्रस्तावित किया गया था, शेड्यूल लॉन्च किया गया था, ठीक है। कितना? 30 जुलाई 2025 को। तो निसार जो मिशन जो है इसके बारे में हमसे पूछ लिया जाएगा ज़्यादातर, इसका चांस जो है निसार का ये पूछ लेगा कि किसका ज्वाइंट मिशन है,
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसरो और नासा का ज्वाइंट मिशन है। नाम से भी अगर पढ़ें तो देखिए, एन से हो गया नासा और आई से हो गया इसरो। तो इस तरीके से आप नाम से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। इसमें लॉन्च वगैरह तो ये कौन से प्रोजेक्ट से लॉन्च किया गया उस सब का न्यूज नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च किया गया था। तो ये 30 जुलाई 2025 को शेड्यूल लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट तरफ हम बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि अंतरिक्ष में जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी स्पेस सेक्टर में जाने की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखने को मिलता है कि अनंत टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च किया है अपना इंडिया का प्राइवेट सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट जो है ये ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराता है। क्या मैंने बोला कि अनंत टेक्नोलॉजी भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करेगी। ठीक है। और इसका डेट कब है एक्सपेक्टेड, कब तक ये डेट ये शुरू करने की बात की जा रही है, ये है 2028 तक। ठीक है। तो ये पहला होगा प्राइवेट सेक्टर जो कि ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराएंगा। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप टेस्ला के बारे में सुने हैं? टेस्ला मतलब उसके बारे में का नाम क्या है, एलन मस्क का एक कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक जो है ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड कराता है, वो भी सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है। वो इंडिया में भी आना चाह रहा था लेकिन उसकी कॉस्ट जो है काफ़ी कॉस्टली है, इसी वजह से इंडिया में वो रीच नहीं किया। और इंडिया में आप अनंत टेक्नोलॉजी जो है ये आप देखने के हमें मिलेंगे। अच्छी चीज़ है, इंडियन ऐसे ही आए आगे, तो विदेशी आ ही जाएगा। आप बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में, हेल्थ सेक्टर के बारे में। तो यहाँ पे नेशनल बायो बैंक इनोग्रेट किया गया है, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यू दिल्ली में नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन हुआ है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा नेशनल बायो बैंक कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये सपोर्ट क्या करता है? ये सपोर्ट करता है दोस्तों पर्सनल और प्रिसाइजन मेडिसिन को सपोर्ट करता है। ठीक है। यानी व्यक्तिगत एवं सटीक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आपको ये हेल्थ टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये नेशनल बायो बैंक आपसे पूछेगा सीधा कहाँ पे, तो ये न्यू दिल्ली में ओपन किया है। ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। चलिए अब हम देखते हैं स्पोर्ट के सेक्टर में जाते हैं। स्पोर्ट्स में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यहाँ से, तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है शतरंज। शतरंज में दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, शतरंज में क्या देखने को मिलता है, दिव्या देशमुख जो है, दिव्या देशमुख जो है ये जीता है फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025। क्या मैंने बोला कि दिव्या देशमुख जो है ये फीडे महिला विश्व वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य ये है ना कि ये जो फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है इसको लोग जानता भी नहीं है इंडिया में। ठीक है। क्योंकि इंडिया में ना स्पोर्ट के नाम पे बस क्रिकेट हमें देखने को मिलता है कि अगर क्रिकेट में छोटा सा भी एक्टिविटी होता है या छोटा सा भी डेवलपमेंट होता है तो वो बहुत बढ़ चढ़ के उसका न्यूज कवर किया जाता है। लेकिन ये देखिए ये कि फीडे वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है। फीडे फीडे वुमेन्स जो है वर्ल्ड कप है ये 2025 का। इसको जीता है कौन? दिव्या देशमुख। इसको लोग जानता भी नहीं होगा। ठीक है। इसको लोग जानता भी नहीं होगा दिव्या देशमुख को। अब वर्ल्ड कप जीता है तो आपको पता होना चाहिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फीडे वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो दिव्या देशमुख। ठीक है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि इसी के साथ जो इंडिया के जो फोर्थ वुमेन्स ग्रैंड मास्टर ये बन गया है, कौन? तो दिव्या देशमुख जो है भारत का चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। राइट। तो ये चीज़ आपको स्पोर्ट्स से संबंधित है, आपको बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित। इसके बारे में तो लगभग लगभग लोगों को पता ही होता है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। ठीक है। इसी जुलाई महीने में आपको देखने को मिलता है कि इंडिया जो था, भारत जो था, इंग्लैंड को डिफीट किया है कितना? 336 रन से। और ये कहाँ पे डिफीट किया गया है? ये एजवेस्टन जो शहर जो है इंग्लैंड में ही है, वहाँ पे हराया था। ठीक है। और ये जो जो था ये भारत का सबसे बिगेस्ट ओवरसीज टेस्ट विक्टरी था। क्या था? सबसे बड़ा जो टेस्ट जो विजय जो जो जीत जो होता है विदेशी धरती पे, ये सबसे बड़ा था। इसीलिए हमारे लिए ये मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुलाई महीने की न्यूज़ है तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला? तो आपसे ये सीधा पूछ लेगा कि एजवेस्टन जो शहर है कहाँ पे है, तो यूके में है। ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट अगर आपसे ये पूछ ले कि विदेशी धरती पर भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत कौन सा है, तो यही आपका होगा। ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट ओवरसीज टेस्ट विक्ट्री आपको देखने को मिलता है जिसमें कि इंडिया ने इंग्लैंड को 336 रन से हराया। अब देखिए इंडिया में पॉपुलर क्यों है क्रिकेट, तो इसकी भी रीज़न ये है क्योंकि इंडिया जो है क्रिकेट में बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो इसीलिए पॉपुलर होने का ये भी एक रीज़न है। राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टेनिस की। तो टेनिस में क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है।
तो टेनिस में एक गेम था, ठीक है, जिसको विंबलडन 2025 बोलते हैं, विंबलडन, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा हो तो आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो विंबलडन जो 2025 के विजेता आपको देखने को मिलता है कौन? मेन में अगर हम बात करें, मेन में तो है जानिक सिनर। जो है फर्स्ट टेबल टेनिस जो खेल जो था उसमें, और दूसरा वुमेन में आप देखेंगे तो ईगा स्वियातेक, ये जो है ये भी फर्स्ट टाइटल में नहीं, तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पुरुष पुरुष कौन है? जैनिक सिनर पहला खिताब जीता है, और महिला महिला में देखेंगे ईगा स्वियातेक भी पहला खिताब जीता है, ठीक है। तो आपको ऐसे मिलेगा कि विंबलडन जो है कौन सी गेम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेनिस का ये गेम है। साथ ही अगर आपका डायरेक्ट इसके विनर पूछ ले तो विनर भी आपको बता ही दिया हूँ, तो आप इसका विनर भी आप देख सकते हैं, तो इसका विनर कौन कौन है, ठीक है, इसका विनर कौन कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए किसी एग्जाम को लेकर के, आपका एक भी करंट अफेयर नहीं छूटने जा रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पोर्ट पॉलिसी के बारे में, यानी खेल नीति के बारे में। तो वो क्या है? तो सबसे पहले आपको देखने मिलता है नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी जो है 2025 में अप्रूव हुआ है, ठीक है। 2025 में नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी जो है अप्रूव हुआ है, राइट। साथ ही साथ इसका एम जो है, इसका जो उद्देश्य जो है वो है इंडिया को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर डेवलप करना है। क्या बनाना है? इंडिया को, भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाना है, राइट। तो ये नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी हमें 2025 में अप्रूव हुआ है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी जो है कब अप्रूव हुआ है? 2025 में, 2024 में, 2023 में, इस तरीके से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 2025 में आपका नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी अप्रूव हुआ है, राइट। अब हम दोस्तों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे यहाँ पे अवार्ड्स मिला है। वो अवार्ड्स क्या है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बहुत सारे अवार्ड्स मिला है, बहुत सारा नियुक्तियाँ हुआ है, वो सारी चीज़ देखते हैं। सबसे पहले जो अजय सेठ जो है, अजय सेठ जो है उसको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन, IRDA का चेयरमैन इसे नियुक्त किया गया है। किसको? अजय सेठ को एज अ चेयरमैन नियुक्त किया गया है IRDA का, ठीक है। इसको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अब हम जैसे आपको बताया था कि जस्टिस विपुल एम पंचोली जो था, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली जो था, उसे पटना का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, उसको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो विपुल एम पंचोली को जो पटना हाईकोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से काफ़ी अच्छे वे में पता होना चाहिए। अब आप लोग एक कमेंट करेंगे कि पटना हाईकोर्ट जो है, ठीक है, पटना हाईकोर्ट जो है उसमें अभी वर्तमान में कितने जज हैं, ठीक है। हाई कोर्ट से संबंधित कौन से आर्टिकल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिलते हैं? अब ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो सके, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान से संबंधित। तो ये पुरस्कार और सम्मान क्या है? तो इसमें हमें देखने को मिलता है दीपिका पादुकोण जो था, दीपिका पादुकोण को सिलेक्ट किया गया है किसके लिए? हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, और ये क्लास कितना है? 2026। तो दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए सम्मानित किया गया है, उन्हें सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये जो है ये हॉलीवुड में है, तो ये बड़ी बात है, ठीक है। इनके लिए चयन किया गया है दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ होता है ये, क्योंकि देखिए एक जो इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो है बॉलीवुड, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जिसे माना जाता है। इस तरह से अगर फॉरेन में देखेंगे, USA अमेरिका में देखेंगे, वो है हॉलीवुड। हॉलीवुड की जो मूवी देखेंगे ना उसकी बजट बहुत हाई होता है, 2000, 3000, 4000 करोड़, ठीक है, 4-4 हज़ार करोड़ की मूवी बनाते हैं हॉलीवुड। तो इसीलिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि दीपिका पादुकोण को, यानी ऐसे कि हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के लिए किसे सेलेक्ट किया गया है? इंडियन अभिनेत्री को। तो ये आपका हो जाएगा दीपिका पादुकोण। मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं संडे को लगभग हर एक टॉपिक से MCQ क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे कि आपका MCQ प्रैक्टिस भी हो सके। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितना क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि 1 जुलाई को क्या देखने को मिले कि डॉक्टर डे, CA डे और GST डे। अब ये GST डे क्यों है वो आप लोग बताइएगा। इसके पीछे मैं एक थॉट्स बताता हूँ आपको कि 1 जुलाई को ही 2017 में GST लागू हुआ था, ठीक है। इससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स संबंधित है वो आर्टिकल्स आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी था इसी जुलाई महीने में, ठीक है। और उसी के साथ में 29-30-29 को देखने को मिलता है इंटरनेशनल टाइगर डे,
ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन होना है कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब था, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब था, तो आपको पता होना चाहिए 29 जुलाई को था। अगर आपसे पूछ लिया कि सी ए डे कौन सा है, सॉरी GST डे कौन सा है, तो 1 जुलाई है। साथ ही साथ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सा है, तो 11 जुलाई है, विश्व जनसंख्या दिवस। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि एक होलिस्टिक अप्रोच में हम लोगों ने यहाँ पे जुलाई महीने का जो करंट अफेयर था उसको कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर आप इस तरीके से चलेंगे जैसे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग 25-30 क्वेश्चन आए, उसमें से आप 90% तक क्वेश्चन के स्ट्राइक रेट के साथ आप चलेंगे। बाकी आप कहीं से कर ही रहे होंगे। अगर आपका वार्षिकी है तो आप उससे भी बैक टू बैक पढ़ते रहेंगे और इसे भी आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हमने पूरे कंप्लीट तरीके से जो आप देखेंगे कि जो करेंट अफेयर का जो सेक्शन जो था अपना, ठीक है, करेंट अफेयर का जो सेक्शन जो था जुलाई महीने का, वो मैं कंप्लीट करने का प्रयास किया हूँ। आज बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया है, जिसमें कि हमने बिहार का भी देखा, साथ ही नेशनल का भी देखा, इंटरनेशनल भी देखा, जो अवार्ड जो था वो भी हमने देखा, जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी देखा, बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है वो भी देखा। यानी कि ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हमने जुलाई महीने का करंट अफेयर करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आगे इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है बिहार दरोगा की। ठीक है, तो आप लोग को थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ आप मुझे लाइक या कमेंट करके सारी चीज़ बता सकते हैं। आज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेक श्योर कि हम जो भी अपकमिंग जो हमारी जो सेशन जो है, अभी तो हम दिसंबर तक ये कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं, तो वो भी आपकी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।